तो आज का टॉपिक है हमारा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर होता है वो उसका नेचर ड्यूअल होता है ना। दो तरीके का वो बिहेवियर शो करता है। देखो, सबसे पहले मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, एक तो वो जगह को घेरे, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो तो उसको मैटर बोलेंगे। जैसे पेंसिल है, ठीक है, ये जगह को भी घेर रही है और इसका कुछ मास भी है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयल इसका जो नेचर है वो ड्यूअल होना चाहिए। मतलब मैटर की तरह भी बिहेव करे, मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे और वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए इसको, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये आया क्यों? देखो, जब बोहर मॉडल की जो लिमिटेशंस थी, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास कोई ऐसा एटॉमिक मॉडल नहीं था जो और ज़्यादा एक्यूरेट हो, जो चीज़ों को और अच्छे से समझा पाए, ठीक है। तो बोहर मॉडल की लिमिटेशन के बाद बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट किए गए ताकि कोई अच्छा सा एक जनरल मॉडल जो था एटम का वो डेवलप किया जाए। तो इस तरीके के मॉडल को डेवलप करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इसमें। एक था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज हम सिर्फ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो मैटर होता है वो दो बिहेवियर शो करता है, वेव की तरह भी शो करेगा नेचर अपना और पार्टिकल की तरह भी करेगा। तो इसको एक्चुअली में ब्राइट अप किया था फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉयल ने 1924 में। उन्होंने बताया था कि रेडिएशन की तरह, ठीक है, जो मैटर होता है वो रेडिएशन की तरह दो बिहेवियर्स को एग्जिबिट करने पड़ेंगे, एग्जिबिट करने चाहिए उसको दो नेचर, जैसे कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि फोटोन होता है ना, उसके पास मोमेंटम भी होता है और एज वेल एज उसकी वेवलेंथ भी होती है। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी वेवलेंथ और मोमेंटम होना चाहिए, उसके पास भी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो डी ब्रॉयल जो था अपनी एनालॉजी में, है ना, उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, उन्होंने एक रिलेशन बताया था वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। अब हम उसको प्रूव करते हैं। एक्चुअली डेरिवेशन आती है पेपर में, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू EIN, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी इज इक्वल टू mc², ठीक है, ये रिलेशन इसने दिया था। अब दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, जो प्लैंक थ्योरी थी, तो प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। देखो, इसका रिलेशन था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब जितना ज़्यादा किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। ये रिलेशन उसने दिया था। अब हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू mc², मतलब mc² भी एनर्जी के बराबर है और h न्यू भी एनर्जी के बराबर है। ये दोनों सेम है ना ये, तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं mc² इज़ इक्वल टू h न्यू, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास C किसके बराबर होता है, C इज़ इक्वल टू न्यू लेमडा, है ना। ये हमने लास्ट रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट, है ना, या स्पीड के बीच में जो रिलेशन था। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाती है, C अपॉन लेमडा के बराबर। तो इसी न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा mc² इज़ इक्वल टू h इंटू C अपॉन लेमडा। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेमडा इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो लेमडा इज़ इक्वल टू h अपॉन mc। अब यहाँ पे C क्या है, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड, ये स्पीड ही तो है। अगर पार्टिकल के केस में देखें तो स्पीड क्या होगी, m, हम v से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा इज़ इक्वल टू h अपॉन mv। अब हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है और उस मास के अंदर कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मोमेंटम। कोई गाड़ी चल रही होती है ना, तो उसके पास स्पीड भी होती है और उसका कुछ मास भी होता है, तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि उसके पास क्या है, मोमेंटम होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ हम देखते हैं, देखो एच क्या था, कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट को यहाँ से हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन भी हट जाएगा, तो लग जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का। अब 1 अपॉन पी। यहाँ से एक चीज़ शो होती है कि लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, और पी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, किसी वेव की, है ना, किसी वेव की लेंथ। दूसरा मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर मास इनटू वेलोसिटी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मास भी है और उस मास के अंदर वेलोसिटी है। तो हमें पता है कि कोई पार्टिकल होता है उसका मास होता है और वेव की वेवलेंथ होती है। तो ये रिलेशन निकल के सामने आया था, है ना, जो डी ब्रॉयल ने दिया था। उसने बोला था कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, है ना। बोलने का मतलब ये है कि लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्टिकल का जो वेव नेचर है वो उसके पार्टिकल नेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, तो इन्वर्स रिलेशन है इसका। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें वेव उसकी दिख जाएगी, उसकी रेडिएशन दिखेगी। अब जैसे आप बोलेंगे कि सारे पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है तो हमारा भी तो ड्यूअल नेचर होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है होता है, लेकिन हमारा मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उसी की वजह से हमारी जो वेवलेंथ जो हम बनाते हैं, जो वेव्स हम बनाते हैं, उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है, तो उसको हम नोटिस नहीं कर पाते। समझ में आया। तो ये बताया था डी ब्रॉयल ने, लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। क्लियर। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।